हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है आज है संडे और संडे को हम करते हैं प्रैक्टिस। हालांकि पिछले 3 दिन से हम प्रैक्टिस ही कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने टेक्सटाइल पूरा अपना समाप्त कर लिया है। टेक्सटाइल की थ्योरी हमारी समाप्त हो चुकी है। तो इसीलिए हमने एक बार पूरे टेक्सटाइल को रिकॉल करने के लिए प्रैक्टिस किया। पूरे 3 दिन तक प्रैक्टिस किया, वो भी टॉपिक वाइज किया। जो आज की आपकी प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मिक्स क्वेश्चन का मतलब कि आपको न्यूट्रिशन साइंस के भी एक आध दो क्वेश्चन मिलेंगे, टेक्सटाइल के मिलेंगे, एक्सटेंशन एजुकेशन के मिलेंगे, होम मैनेजमेंट के मिलेंगे, साथ ही साथ सीडी के भी एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आज हम पूरे अपने जो हमारा होम साइंस है उससे सभी ब्रांच से क्वेश्चन हमने उठाया है। तो चलिए देखते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन को। और ध्यान रखिएगा कि कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सीडी का पार्ट। अभी सीडी को हमने हाथ भी नहीं लगाया है, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपने सीडी के पार्ट को। तो सबसे पहले हम वही करेंगे। मंडे टू सैटरडे करेंगे अपनी थ्योरी की क्लासेस और फिर संडे को हम करेंगे उसी की प्रैक्टिस। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय ग्राम सेवा योजना आरंभ की गई थी। यानी कि जो भारतीय ग्राम सेवा योजना है उसकी आरंभ कब हुई थी? 1949 में हुई थी, 1945 में हुई थी, 1951 में हुई थी या फिर 1954 में हुई थी। तो जो आपका भारतीय ग्राम सेवा योजना है इसका आरंभ हुआ था 1945। अब यहाँ से आपके लिए क्या क्वेश्चन बनता है? अब आप मुझे बताइए, क्या कोई ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी या फिर कोई ऐसी योजना है जिसकी शुरुआत 1945 में हुई थी? अगर हुई थी तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर छाप दीजिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, दहन परीक्षण में रेशम। जब आप रेशम का दहन परीक्षण करते हैं, वैसे दहन परीक्षण जो है यानी कि ये एक आपका टॉपिक है, ये रेशों का परीक्षण, तंतुओं का परीक्षण। तो उसमें हम किन किन विधियों से परीक्षण करते हैं? एक तो दहन करके करते हैं, एक हम लंबाई के अनुसार करते हैं, मोटाई के अनुसार करते हैं, स्पर्श करके करते हैं, तेल परीक्षण करते हैं यानी कि उस पर तैलीय पदार्थ लगाकर परीक्षण करते हैं, विदीर्ण परीक्षण करते हैं, इंक परीक्षण करते हैं। ऐसे-ऐसे तमाम परीक्षण हैं जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम उस परीक्षण के दौरान जब तंतुओं का परीक्षण करते हैं तो इन सारी विधियों का प्रयोग हम करते हुए तंतुओं का परीक्षण करते हैं। तो उसी में आपका एक है कि जब आप रेशम का दहन परीक्षण करते हैं तो क्या होता है? क्या दहन परीक्षण में रेशम जलता है, सुलगता है, गलता है या फिर सिकुड़ता है? तो जब आप दहन परीक्षण करते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया होगा जब हमने अ, कोई भी थ्योरी की क्लास की थी, चाहे आपका रेशम हो, लिनन हो या फिर आपका जूट हो, और आपका जो इस तरह से हमने जो डिस्कस किया था, उसमें आपने जब विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, तब आपने देखा था कि जलने पर किस तरह का लौ देता है, अनुप्रस्थ काट कैसा दिखाई देता है। तो यही सब उसके परीक्षण हैं। उसको अगर आप अलग से नोट डाउन कर लेते हैं तो अच्छी बात है। क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जाते हैं। तो जब दहन परीक्षण होता है रेशम का, तो उसमें जो आपका रेशम है वो सुलगता है। अगर वहीं बात की जाए ऊन की, तो ऊन क्या होता है? ऊन आप देखेंगे जब उसको जलाएँगे तो वो कैसे ऐसे गोली सा हो जाता है। वो इकट्ठा होके गोली सा हो जाता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, बुनाई की प्रक्रिया में प्रथम चरण है, यानी कि जब आप बुनाई करते हैं तो बुनाई की प्रक्रिया में प्रथम चरण क्या है? क्या वो पिकिंग है, शेडिंग है,
लपेटना है या फिर वेटनिंग है। तो जो बुनाई की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है वो आपका शेडिंग होता है। शेडिंग, पिकिंग, वेटनिंग, लपेटना, इन सभी के बारे में आपने पढ़ रखा है। तो जो बुनाई की प्रक्रिया है उसका जो प्रथम चरण है वो है आपका शेडिंग। ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, गृह विज्ञान शिक्षा का निम्न में से कौन प्रमुख आवश्यक अंग है? मतलब कि गृह विज्ञान शिक्षा का इसमें से कौन सा प्रमुख अंग है? क्या वो प्रसार कार्य है? क्या वो प्रसार शिक्षा है? क्या वो प्रसार सेवा है या उपरोक्त सभी? तो जो गृह विज्ञान शिक्षा का प्रमुख आवश्यक अंग है वो आपके ये तीनों होते हैं, प्रसार कार्य, प्रसार शिक्षा, प्रसार सेवा। ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, पूर्ण भोज्य पदार्थ कहा जाता है। आप इसमें से किसे पूर्ण भोज्य आहार कहेंगे? क्या आलू को कहेंगे? क्या चावल को कहेंगे? क्या दाल को कहेंगे या फिर दूध को कहेंगे? तो हम चावल और आलू की बात कर नहीं सकते हैं। ठीक। दूध क्या होता है? इसमें आपके प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं पूर्ण भोज्य पदार्थ की। तो जो दूध है, दूध क्या है? दूध एक पूर्ण भोज्य पदार्थ होता है। क्या होता है? तो पूर्ण भोज्य पदार्थ होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, रॉस ने शैशवावस्था को माना है। जब आप अवस्थाओं को देखेंगे, व्यक्ति के विकास की जो अवस्थाएं हैं, चाहे वो शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, बचपना हो, आपका जो है शैशवावस्था हो, सॉरी मतलब किशोरावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो, तो इसको कई मनोवैज्ञानिकों ने कई भागों में बांटा है। जैसे किसी ने 3 भाग बताया, किसी ने 4 भाग बताया और किसी ने और कई पार्ट बताए हैं। तो उसी में से जो आपके रॉस महोदय हैं, इनके अनुसार शैशवावस्था कितने वर्ष तक मानी जाती है? क्या 3 से 6 वर्ष मानी जाती है? क्या 1 से 3 वर्ष मानी जाती है? 6 से 12 वर्ष मानी जाती है या फिर 0 से 1 वर्ष तक वो जो है शैशवावस्था मानते हैं? तो जो आपके रॉस महोदय हैं, रॉस महोदय के अनुसार जो शैशवावस्था है वो 1 से 3 वर्ष मानी जाती है। एक बार मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि पियाजे के अनुसार, जो पियाजे थे उनके अनुसार शैशवावस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है। ठीक। तो यहाँ पर सभी अलग-अलग वैज्ञानिकों ने अलग-अलग अवस्थाओं को अलग-अलग समय बताया है। तो आपको बताना है पियाजे के अनुसार शैशवावस्था कितने वर्ष तक मानी गई है? कितने वर्ष से कितने वर्ष तक मानी गई है? ठीक। ये जो अवस्थाओं का वर्गीकरण है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी क्लास मिस मत कीजिएगा। ये सिर्फ आपके ये जो है ये अवस्थाओं का जो वर्गीकरण है, ये सिर्फ आपके टीजीटी के लिए ही नहीं, बल्कि जो आपका सीटेट वगैरह होता है, इनमें भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। यह कथन है, यानी कि ये परिभाषा किसने दिया है, किसने कहा है कि जो ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान का फैलाव है उसी को हम प्रसार कहते हैं? क्या ये रेड्डी का कहना है, लीगन्स का कहना है, दहामा का कहना है या फिर डब्ल्यू भट्ट का कहना है? तो जो ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को प्रसार कहा है, वो कहा है किसने? तो वो कहा है आपके डब्ल्यू भट्ट ने कहा है। किसने कहा है? तो डब्ल्यू भट्ट ने कहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से समेकित बाल विकास सेवा का उद्देश्य है। आपने समेकित बाल विकास सेवा के बारे में पढ़ा है। अब आपका काम है कि आप मुझे इसके स्थापना बताएँगे, मतलब कि जब इसकी शुरुआत हुई, कब हुई और इसका जो जैसे आपका यूनिसेफ है, आपका केयर है, तो उसी तरह से इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, वही आपको बताना है। साथ ही साथ इसका आरंभ कब किया गया था, ये भी बताना है।
तो जो समेकित बाल विकास सेवा है, उसका उद्देश्य क्या है? 1 से 6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती स्त्रियों के स्वास्थ्य में सुधार लाना, पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, बाल विकास को बढ़ावा देना या फिर उपरोक्त सभी। तो जो समेकित बाल विकास सेवा है, उसके ये सारे उद्देश्य हैं। क्या? 1 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती स्त्रियों के स्वास्थ्य में सुधार लाना, पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, बाल विकास को बढ़ावा देना। ये सारे उद्देश्य आपके किसके हैं? तो समेकित बाल विकास सेवा के हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था क्या कहलाती है? जो गर्भाधान से लेकर जो 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे भ्रूणावस्था कहते हैं, गर्भावस्था कहते हैं, बीजावस्था कहते हैं या फिर पूर्ण गर्भावस्था कहते हैं? तो जो गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक की अवस्था है, उसे बीजावस्था के नाम से जानते हैं। ये सारे आप सीडी में पढ़ेंगे, इन सारे के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। कहाँ पर? सीडी में हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक। तो यहाँ के लिए आप क्या ध्यान रखेंगे कि गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की जो अवस्था है, वो आपकी बीजावस्था कहलाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, महिला शिक्षा से संबंधित कौन सी समस्या है? महिला शिक्षा से संबंधित कौन सी समस्या है? गरीबी है, सामाजिक ढांचा है, लैंगिक भेदभाव है या फिर उपरोक्त सभी? तो महिला शिक्षा से संबंधित ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। गरीबी भी आती है, सामाजिक ढांचा भी आता है और लैंगिक भेदभाव भी महिला शिक्षा से संबंधित एक समस्या होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, विशेष पोषाहार कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? यहाँ पर आज आपको कुछ ज्यादा ही योजनाओं के नाम सुनने को मिलेंगे, चाहे योजनाएं हो, चाहे कोई कार्यक्रम की शुरुआत हो। यहाँ से आज जो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ डाटा याद करने होंगे। तो अगर आप इन्हें साथ ही साथ नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो जो विशेष पोषाहार कार्यक्रम हुआ था, भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, ये कब चलाया गया था? 1970 से 71 के बीच, 1975 से 76 में, 1990 से 91 में या फिर 1980 से 81 के बीच हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप, जो विशेष पोषाहार है, वो जो विशेष पोषाहार कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1970 से 71 के बीच में की गई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा चेक पर समानांतर तिरछी रेखाएं खींची जाती है? अब चेक के बारे में आपने कहाँ पढ़ा था? तो चेक के बारे में आपने होम मैनेजमेंट में पढ़ा था। ठीक। चेक कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के चेक कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, कौन से सुरक्षित होते हैं, कौन से असुरक्षित होते हैं, हमने इन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आपको बताना है कि कौन सा चेक है जिन पर समानांतर तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं। क्या वो वाहक चेक है, क्या वो आदेशक चेक है, क्या वो रेखांकित चेक है या फिर वो यात्री चेक है? तो जो आपका जिन पर समानांतर तिरछी, जैसे ये आपका चेक होता है, इन पर जो समानांतर तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं, वो किस पर? वो रेखांकित चेक पर खींची जाती हैं। ठीक। यात्री चेक आपको पता है कि यात्रा के दौरान जो हम लेकर जाते हैं, वो होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, खपच्चियों का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? ये आपका जो हेल्थ साइंस है, वहां से उठाया गया है क्वेश्चन। ठीक। तो खपच्चियों का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? क्या रक्तस्राव की स्थिति में होता है, यानी कि जब रक्तस्राव हो रहा हो तब हम खपच्चियों का प्रयोग करते हैं? जलने की स्थिति में किया जाता है, चोट लगने की स्थिति में किया जाता है या फिर हड्डी टूटने पर? तो जो हम खपच्चियों का प्रयोग करते हैं, वो करते हैं जब हड्डी टूटती है, यानी कि हड्डी टूटने पर हमें किसका प्रयोग करना होता है? तो हमें खपच्चियों का प्रयोग करना होता है। ठीक। ये सारे के सारे चीज आप पढ़ेंगे हेल्थ साइंस में, कितने प्रकार के खपच्चियां होती हैं, पट्टी कितने प्रकार के होते हैं,
किस तरह के पट्टी का आप प्रयोग कब करते हैं, कितनी पट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो ये सारे आप पढ़ेंगे हेल्थ साइंस जब पढ़ेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, मिलावट निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? हमने आपको एक दिन काफी अधिनियम दिए थे और बोला भी था कि याद कर लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपने जरूर याद किया होगा। तो जो मिलावट निरोधक अधिनियम है ये पारित कब हुआ था? 1952 में हुआ था, 1954 में हुआ था, 1956 में हुआ था, या फिर 1998 में हुआ था? तो जो मिलावट निरोध अधिनियम पारित किया गया था वो किया गया था 1954 में। कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, अरस्तु का संचार प्रारूप कितने भागों में विभाजित है? जो अरस्तु का संचार प्रारूप है वो कितने भागों में विभाजित है? 4 है, 3 है, 6 है, या फिर 5 है? तो यहाँ तो मैं ये बता दे रही हूँ कि जो इसके प्रारूप हैं कितने भागों में विभाजित हैं, तो वो आपके 3 भागों में विभाजित हैं। अब वो कौन-कौन से हैं ये बताना आपका काम है, ठीक? तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छाप दीजिएगा। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप जाएँगे, जो आपके एक्सटेंशन एजुकेशन की क्लास नंबर कितनी है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो संचार की 2 क्लासेज हुई हैं। जो पार्ट 2 है तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, हेम्प का सर्वाधिक प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है? जो आपका हेम्प है, एक बार आप बताइएगा कि हेम्प आपको कहाँ से प्राप्त होता है? हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक? तो जो हेम्प का सर्वाधिक प्रयोग होता है वो किस उद्योग में होता है? क्या फर्नीचर में होता है, कागज उद्योग में होता है, कोयला उद्योग में होता है, या फिर रसायन उद्योग में होता है? तो जो हेम्प है, हेम्प का सर्वाधिक प्रयोग हम करते हैं कागज उद्योग में। कहाँ पर करते हैं? तो कागज उद्योग में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीएमयू। टीएमयू का पूर्ण रूप क्या है? जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये आपने टीएमयू कहाँ पर पढ़ा है, ठीक? तो टीएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? टाइम मास यूटेंसिल, 10 मोस्ट यूनिट, 20 मीटर यूनिट, या फिर टाइम मेजरमेंट यूनिट? तो जो आपका टीएमयू है ये आपसे पूछा भी जा चुका है, ये आपका पीवाईक्यू में आया था, ठीक? तो जो टीएमयू होता है उसका फुल फॉर्म होता है टाइम मेजरमेंट यूनिट। आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपने टीएमयू के बारे में कब सुना था और कहाँ सुना था, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? एलआईसी, इसका फुल फॉर्म बताएंगे आप, ठीक? तो जो एलआईसी है, एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 में हुई थी, 9 दिसंबर 1945 में हुई थी, 2 अक्टूबर 1952 में हुई थी, या फिर 4 अक्टूबर 1956 में हुई थी? तो जो एलआईसी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 सितंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना हुई थी। एलआईसी, इसका फुल फॉर्म कौन बताएगा? तो आप बताएंगे और कौन बताएगा? चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, हृदय टॉनिक कहा जाता है, इसमें से हृदय टॉनिक किसे कहा जाता है? क्या पालक को कहा जाता है, बथुआ को कहा जाता है, लहसुन को कहा जाता है, या फिर प्याज को कहा जाता है? तो जो आपका बथुआ होता है, बथुआ को हम हृदय टॉनिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो हृदय टॉनिक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आहार एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? जो आहार एवं कृषि संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी? क्या 1952 में हुई थी? क्या 1927 में हुई थी, 1945 में हुई थी, या फिर 1932 में हुई थी? तो जो हमारा आहार एवं कृषि संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 1945 में।
एक बार कमेंट करके बताइएगा कि हमने अभी-अभी स्टार्टिंग में एक और योजना का नाम सुना था, उसकी भी स्थापना, उसका भी शुभारंभ कब हुआ था? 1945 में ही हुआ था। वो योजना आपकी कौन-सी है? अगला क्वेश्चन है आपका, थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्पस्रावन से होता है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन का अल्पस्रावन होता है तो क्या होता है? बीएमआर बढ़ जाता है, बीएमआर घट जाता है, दोनों, बीएमआर, ठीक? दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्पस्रावन होने से जो बीएमआर है वो तो घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। बुखार की स्थिति में घट जाता है। जब आप अत्यधिक क्रियाशील होते हैं तब बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ आप क्या बताएंगे? तो यहाँ आप 2 क्वेश्चन बताएंगे। क्या-क्या? एक बीएमआर का फुल फॉर्म बताएंगे, दूसरा आप बताएंगे बीएमआर निकालने का सूत्र क्या होता है, ठीक? अभी तक हमने 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि आहार विज्ञान को क्या कहा जाता है? जो आहार विज्ञान है उसे क्या कहा जाता है? अपचय कहा जाता है, पथ्यापथ्य कहा जाता है, चयापचय कहा जाता है, या फिर ये सभी आपके कहे जाते हैं? तो जो आहार विज्ञान है, आहार विज्ञान को पथ्यापथ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पथ्यापथ्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, फिरका विकास योजना कब प्रारंभ हुई? यहाँ तो आपका है कब प्रारंभ हुई, आप एक बार बताइएगा कि ये कहाँ पर प्रारंभ हुई? कब का तो आंसर मैं दे दूंगी, लेकिन कहाँ हुई इसका जवाब आप मुझे देंगे, ठीक? तो जो फिरका योजना है, यानी कि फिरका विकास योजना है, उसकी शुरुआत क्या 1952 में हुई, 1948 में हुई, 1950 में हुई, या फिर 1946 में हुई? तो जो आपका फिरका योजना है, फिरका योजना की शुभारंभ कब हुआ? तो वो हुआ था 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? क्या 1946 में हुई, 1950 में हुई, 1949 में हुई, या फिर 1954 में हुई? तो स्थापना बताएंगे हम और इसका फुल फॉर्म बताएंगे आप। क्या बताएंगे? इसका फुल फॉर्म बताने का काम है आपका। तो जो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 में, यानी कि 1946 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? क्या 16 सितंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, या फिर 19 नवंबर को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को हम एड्स दिवस मनाते हैं, 5 जून को हम मनाते हैं पर्यावरण दिवस, और 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन संरक्षण दिवस। लेकिन आपको बताना है कि 19 नवंबर को हम क्या मनाते हैं। इस दिन हम 2 दिवस मनाते हैं, अब आपको बताना है वो कौन-कौन से हैं, ठीक? तो ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना कब हुई? ध्यान रखिएगा, नियोजन आयोग को ही योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। तो इसकी शुरुआत यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1950 में, 1960 में, या फिर 1930 में हुई थी? तो जो आपके नियोजन आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, लेकिन अब वर्तमान में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। और ये बदला कब गया था? तो ये 2015 में बदला गया था। अब ये तो मैंने बता दिया कि इसका जो वर्तमान नाम है वो क्या है। नियोजन आयोग का या फिर योजना आयोग का जो वर्तमान नाम है क्या है? तो वो है आपका नीति आयोग। अब एक सवाल आपका है, आप मुझे ये बताएंगे कि जो
हमारा जो नीति आयोग है जिसका गठन 2015 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक, और पहले अध्यक्ष कौन थे? अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? जो राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम है, ये किस वर्ष शुरू किया गया? 1970 में हुआ था, 1965 में, 1962 में या फिर 1950 में हुआ? तो जो राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत की गई थी 1962 में। कब की गई थी? तो वो की गई थी 1962 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, समन्वित ग्रामीण विकास का कार्यकाल कब प्रारंभ हुआ? यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई? तो जो समन्वित ग्रामीण विकास है, इसकी शुरुआत 1976 में हुई, 1986 में हुई, 1980 में हुई या फिर 65 में हुई? तो जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यकाल था, आपका कार्यक्रम था, इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। अब इस योजना की शुरुआत क्यों हुई? तो जो ग्रामीण थे हमारे, ग्रामीणों को उनके स्तर को उठाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। किसके लिए? तो ग्रामीणों के विकास के लिए, उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि रॉस के अनुसार किशोरावस्था है। अभी अभी एक क्वेश्चन आपने रॉस से और देखा था, लेकिन आपको बताना है, वहां हमने शैशवावस्था की बात की थी। ठीक, यहाँ पर क्या बात हो रही है? तो यहाँ पर हो रही है किशोरावस्था की। तो रॉस के अनुसार किशोरावस्था कब से कब तक मानी जाती है? 12 से 18 वर्ष मानी जाती है, 13 से 14 वर्ष मानी जाती है, 18 से 21 वर्ष मानी जाती है या फिर 6 से 12 वर्ष मानी जाती है? तो रॉस के अनुसार जो किशोरावस्था है, जो रॉस ने किशोरावस्था बताया है, वो कब बताया है? तो वो बताया है 12 से 18 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है, उसे उन्होंने किशोरावस्था का नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंचार में पीएसए, इसका तात्पर्य क्या होता है? यानी कि अगर सिंपल भाषा में बोलें तो पीएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, जो कि आपके जनसंचार में उपलब्ध होता है, यानी कि उपयोग किया जाता है? तो क्या इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक सर्विस असेसमेंट होता है, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट होता है, पब्लिक सर्विस एक्सेस होता है या फिर पब्लिक सर्विस अकाउंट होता है? तो जो पीएसए का फुल फॉर्म होता है, वो आपका होता है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। क्या होता है? पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। इसको एक बार नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बना? जो राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी जो नया नियम है, वो नया नियम कब बना? 1980 में, 1990 में, 1976 में या फिर 1961 में? तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम था आपका, वो बनाया गया था 1990 में। कब बनाया गया था? तो वो 1990 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत हुई थी। जो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा है, इसका आंसर जानने से पहले आप मुझे एक बार ये बताइए कि जो प्रौढ़ों को शिक्षा दी जाती है, उसमें किस वर्ष से किस वर्ष तक के व्यक्ति को शामिल किया जाता है? किस आयु वर्ग के लोग वहां पर होते हैं? ठीक, तो प्रौढ़ राष्ट्रीय शिक्षा की शुरुआत कब हुई? क्या 1978 में हुई? 1900 आपका जो ये 1979 था उसमें हुई, या फिर 1975 में हुई, या फिर आपका 1977 में हुआ? तो जो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत 2 अक्टूबर 1978 को की गई थी। डेट आप ध्यान रख लीजिएगा, हो सकता है पूछा जाए। तो कब हुई थी? वो हुई थी 2 अक्टूबर 1978 को हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, संचार का जो आपका SMCRE, ये मॉडल हमने पढ़ रखा है।
तो जो संचार का SMCRE मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था? क्या वो दहामा के द्वारा दिया गया था, रणजीत सिंह के द्वारा दिया गया था, लिगन्स के द्वारा दिया गया था या फिर सुपे के द्वारा दिया गया था? तो जो आपका SMCE मॉडल था वो दिया तो गया था सुपे के द्वारा, लेकिन अब यहाँ पर आपका काम बढ़ गया। क्या बढ़ गया? आप दहामा, रंजीत सिंह और लिगन्स, इन तीनों के द्वारा जो जो संचार मॉडल दिए गए थे एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर छाप दीजिएगा। अगर नहीं याद आ रहा है तो संचार की आप सेकंड क्लास जरूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब लागू हुई थी? 1946 में हुई थी, 1951 में हुई थी, 1953 में हुई थी या फिर 1994 में हुई थी? तो जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसकी शुरुआत तो हुई थी 1951 में, लेकिन अब आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये कब से कब तक चली थी, यानी कि कब से 1951 से चालू हुई थी लेकिन कब तक हुई थी ये आप बताएंगे। तो जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक, किसे दी गई थी? तो कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, वृक्क की सबसे महत्वपूर्ण तथा सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। जो वृक्क की सबसे सूक्ष्म महत्वपूर्ण संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे नेफ्रॉन कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, कोशिका कहते हैं या फिर मूत्र मार्ग कहते हैं? तो जो आपका वृक्क होता है, वृक्क का जो सबसे महत्वपूर्ण है सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो है आपका नेफ्रॉन। ठीक, क्या होता है? तो वो आपका नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन के बारे में आपने सिर्फ और सिर्फ कहाँ सुना था? जब किडनी आपने पढ़ा था तब सुना था। ठीक, एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये जो किडनी का आकार होता है ये किसके समान होता है? ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? 22 मार्च 2018 को, 2 अक्टूबर 2015 को, 2 अक्टूबर 2014 को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो स्वच्छ भारत अभियान है उसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि हृदय एक पतली पारदर्शी झिल्ली से घिरा रहता है जिसे कहते हैं, जो आपका हृदय है वो एक पतली पारदर्शी झिल्ली से घिरा रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? क्या इसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, क्या इसे हम न्यूरॉन कहते हैं या फिर हम इसे हृदयावरण कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जिससे हमारा हृदय ढका होता है, घिरा होता है, जो झिल्ली से घिरा होता है उसे हम हृदयावरण कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? हृदयावरण, यानी कि हृदय का आवरण। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है कहलाता है? जो फैशन थोड़े समय के लिए रहता है क्या कहलाता है? क्या वो सिलोट कहलाता है, क्या वो स्टाइल कहलाता है, क्या वो फैट कहलाता है या फिर वो कैम्फ्लेज कहलाता है? वो आपका कैम्फ्लोज कहलाता है। तो वो जो अल्पकाल के लिए फैशन होता है उसे हम स्टाइल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो उसे हम स्टाइल के नाम से जानते हैं। हो सकता है आपको कंफ्यूजन फैड में हो रहा हो, वैसे सिलोट और कैमोफ्लेज में नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन आप फैड में जरूर कंफ्यूज हुए होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वह फैशन जो अल्पकाल के लिए होता है, अल्पकाल के लिए रहता है, उसे हम स्टाइल बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका,
आंतरिक सज्जा का मूलभूत सिद्धांत है। आंतरिक सज्जा का मूलभूत सिद्धांत क्या है? क्या वो अनुपात है, क्या वो संतुलन है, या फिर वो लय है, या उपरोक्त सभी? तो जो आपका आंतरिक सज्जा है उसका जो मूलभूत सिद्धांत है वो क्या है? तो आपने मूलभूत सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आपके मूलभूत सिद्धांत कितने थे? तो 5 थे। ये आपका उपरोक्त सही हो जाएगा। अनुपात, लय और संतुलन, ये आपने 3 यहाँ पर देखा। अब आपके 2 बच रहे हैं, ठीक? अब उन दोनों को आप बताएँगे कि वो कौन-कौन से थे। साथ ही साथ आप बताएँगे कि जो कला के तत्व पढ़े थे वो कितने थे और कौन-कौन से थे, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, नमी परीक्षण किस रेशे पर लागू होता है? यानी कि ऐसा कौन-सा रेशा है जिस पर आप नमी परीक्षण कर सकते हैं? ये भी आपका परीक्षण का ही एक प्रकार है। कौन-सा? नमी परीक्षण जो है आपका। क्या वो सूती पर कर सकते हैं? क्या वो रेयॉन पर कर सकते हैं? क्या वो एस्बेस्टस पर कर सकते हैं या फिर काँच पर कर सकते हैं? तो भाई हम रेयॉन, एस्बेस्टॉस और काँच पर नहीं कर सकते हैं। कर किस पे सकते हैं? तो वो जो आपका सूती वस्त्र है, उस पर आप नमी परीक्षण कर सकते हैं। यानी कि नमी परीक्षण किस रेशे पर लागू होता है? तो वो आपके सूती रेशे पर लागू होता है। रेयॉन आपको पता है कि बहुत अच्छा पानी ये सोखता नहीं है। एस्बेस्टॉस और काँच की बात की जाए तो ये क्या होते हैं? जल अवरोधक। आपका एस्बेस्टॉस जो है जल अवरोधक, फफूंदी अवरोधक, कीट अवरोधक और क्या अग्नि अवरोधक, ये सारे अवरोधक होते हैं। हम इन पर नमी परीक्षण नहीं करते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका कि सबसे अधिक प्रत्यास्थता पाई जाती है। प्रत्यास्थता क्या है और प्रतिस्पंदता क्या है? सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गया। तो प्रत्यास्थता का मतलब ये होता है जब किसी रेशे को आप खींचते हैं, मतलब कोई वस्तु जब आप खींचते हैं और छोड़ने के बाद वो अपनी पुनः उसी अवस्था को ग्रहण कर लेती है, तो वो आपकी प्रत्यास्थता कहलाती है। अगर वहीं बात की जाए प्रतिस्पंदता की, तो प्रतिस्पंदता क्या होता है? तो प्रतिस्पंदता का मतलब ये होता है कि आप किसी वस्तु को, यानी कि जो रेशा है आप उसको दाबते हैं और छोड़ते हैं तो वो पुनः अपनी उसी स्थिति में आ जाती है। उदाहरण के लिए प्रतिस्पंदता का उदाहरण आप सब बहुत अच्छे से अभी समझ पाएँगे कि जो आपका कंबल होता है, कंबल को जब आप दाबेंगे तो बिल्कुल आपका हाथ गड्ढे में जैसे चला जाता है, लेकिन जब छोड़ेंगे तो वो फिर ऊपर फूल जाता है। तो वो आपका प्रतिस्पंदता होता है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा? तो क्वेश्चन ये है कि सबसे अधिक प्रत्यास्थता पाई जाती है रेशम में, लिनन में, कपास में या फिर ऊन में। तो जो आपका ऊन होता है इसमें सबसे अधिक प्रत्यास्थता पाई जाती है। किसमें? ऊन में। अगला क्वेश्चन है, सभी प्राकृतिक रेशों में से सबसे लंबा, हल्का, आकर्षक एवं सुंदर रेशा है। जो आपके प्राकृतिक रेशे हैं इसमें जो सबसे हल्का, सबसे सुंदर और सबसे आकर्षक लंबा रेशा कौन सा है? अगर देखिए बात की जा रही है यहाँ पर लंबा रेशा की। लंबा रेशा, आपको पता है कि प्राकृतिक जगत में अगर कोई सबसे लंबा रेशा है तो वो है आपका रेशम। हल्का भी है, आकर्षक भी है, सुंदर भी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेशम हो जाएगा। एक बार बताइएगा कि कपास को हम और किस नाम से जानते हैं? ठीक? लिनन किस पौधे से प्राप्त होता है? और अगर ऊन से आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं तो ऊन बताइएगा कि जो दुनिया का सबसे महंगा कोट बनता है, मिंक कोट, वो किस ऊंट से बनता है या किस प्रजाति के जानवर से बनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है आपका, रेशों के पहचान परीक्षण में सर्वाधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? तो सबसे पहले तो अगर बात करें तो ये सारे ही आपके क्या हैं? रेशे के परीक्षण किए जाते हैं इन सारी विधियों से। कौन कौन से? तो सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, बाह्याकृत परीक्षण, वस्त्र विदीर्ण परीक्षण, स्याही परीक्षण।
इसके अलावा आपका और भी परीक्षण होते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, उसको आप जब स्पर्श करते हैं तो कैसा दिखता है, उसपे आप चिकनाई वगैरह के द्वारा उसका परीक्षण करते हैं, दहन परीक्षण करते हैं। अभी आपने रेशम के बारे में सुना था। ज़रा एक बार कमेंट करके बताइए कि जब हम कपास को जलाते हैं, सॉरी, जब हम ऊन को जलाते हैं या फिर रेशम को जलाते हैं तो उसमें से गंध कैसी आती है, ठीक? यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो आपका रेशों की पहचान परीक्षण में सर्वाधिक विश्वसनीय परीक्षण है, वो क्या है? क्या वो आपका सूक्ष्मदर्शी परीक्षण है, बाह्य परीक्षण है, वस्त्र विदीर्ण परीक्षण है या फिर स्याही परीक्षण है? तो जो आपका सबसे विश्वसनीय परीक्षण है वो तो होता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो आप परीक्षण करते हैं वो सबसे विश्वसनीय होता है। बाह्य आकृत का क्या मतलब हो गया? बाह्य कृत का मतलब हो गया कि जब आप उसको काटते हैं, देखते हैं, वो देखने में कैसा दिखता है। वस्त्र विदीर्ण का मतलब ये हो गया कि वस्त्रों को जब आप फाड़ कर देखते हैं। आपने जब ये पढ़ा नहीं है, बाकी हमने आपको ये चैप्टर नहीं करवाया है, करवा देंगे किसी दिन। तो जो रेशों का परीक्षण होता है वो कई तरह से किया जाता है, तो उसी में आपका विदीर्ण भी आता है। आप रेशों को तोड़ कर देखते हैं, फाड़ कर देखते हैं, क्या वो चिकना है, फुज्जीदार दिखाई दे रहा है या फिर किस तरह से दिखाई दे रहा है, गोल काट है उसका या फिर चौकोर काट है उसका। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है, जब आप देखेंगे विशेषता तो वहाँ पर आपने पढ़ रखी है, लेकिन हमने इसकी अलग से चर्चा नहीं की है, ठीक? तो जो सबसे आपका विश्वसनीय परीक्षण है वो है आपका सूक्ष्मदर्शी परीक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कपास के रेशे देखने में कैसे होते हैं? चमकीला, चिकना, सीधा, कड़कीला लगता है, चिकना, चमकदार एवं फुज्जीदार दिखाई देता है, हल्का, लंबा, चमकदार एवं सुंदर लगता है, भद्दा, सख्त, खुरदरा एवं फुज्जीदार दिखाई देता है। तो हमने कपास के बारे में पढ़ा है। जो कपास के रेशे होते हैं कैसे? पहली बात तो फुज्जीदार होते हैं, सख्त होते हैं, कड़े होते हैं, खुरदुरे होते हैं। ये सारी विशेषता किसमें होती है? तो ये सारी विशेषता हमें देखने को मिलती है कपास के रेशे में। अगला क्वेश्चन है आपका, सभी प्राकृतिक वर्ग के रेशों में सर्वाधिक मजबूत रेशा होता है। इनमें से कौन सा है जो सबसे मजबूत रेशा होता है? क्या वो कपास का रेशा होता है? क्या वो लिनन का रेशा होता है? क्या वो रेशम का रेशा होता है या फिर ऊनी रेशा होता है या ऊन होता है? तो जो सबसे आपका प्राकृतिक रेशों में जो सबसे मजबूत रेशा होता है वो आपका रेशम होता है। क्या होता है? तो सबसे लंबा, सबसे मजबूत, सबसे चमकीला कौन सा रेशा है? तो वो आपका रेशम होता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, कपास के रेशे ताप के क्या होते हैं? जो कपास के रेशे हैं वो ताप के क्या होते हैं? क्या अच्छे संवाहक होते हैं, कुशब कुसंवाहक होते हैं, दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम कपास यानी कि जो कॉटन के कपड़े हैं उनको कब पहनते हैं? तो उनको हम पहनते हैं गर्मी के मौसम में। कब? उनको हम गर्मी के मौसम में पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो ताप के अच्छे संवाहक होते हैं। क्या होते हैं? ताप के अच्छे संवाहक होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेशम के वस्त्रों पर क्षार का कैसा प्रभाव पड़ता है? प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रेशे कमजोर हो जाते हैं, रेशे रंगहीन हो जाते हैं, रंग खराब हो जाता है और धीरे धीरे घुल जाता है। यानी कि रेशम के वस्त्र पर जब आप क्षार डालते हैं तो इससे उसका रंग तो खराब होता ही होता है, साथ ही साथ जो रेशे होते हैं वो धीरे धीरे घुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो धीरे धीरे घुल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अम्ल के प्रभाव से कपास के रेशे यानी कि जब आप कपास के रेशों पर अम्ल डालते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? पहले रंगहीन हो जाते हैं, फिर बाद में घुल जाते हैं। रेशे घुलते नहीं बल्कि फूल जाते हैं।
रंग खराब हो जाता है, धीरे धीरे घुल जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब आप कपास के रेशों पर अम्ल डालते हैं तो पहले वह रंगहीन हो जाते हैं और बाद में क्या होते हैं, बाद में घुल जाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊन के रेशे में सिलवट क्या होती है? शीघ्रता से पड़ती है, शीघ्रता से नहीं पड़ती है, देर से पड़ती है तथा इन्हें हटाने के लिए इस्त्री करने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल नहीं पड़ते। तो हमें पता है भाई, हम ऊनी कपड़े, क्या आप ऊनी कपड़े को प्रेस करते हैं? तो कहेंगे नहीं। आपने स्वेटर प्रेस किया है? नहीं, क्योंकि उसमें सिलवट पड़ते ही नहीं हैं। तो जो हमारे ऊनी वस्त्र होते हैं, उनमें सिलवट नहीं पड़ते हैं, यानी कि जो हमारे ऊनी रेशे होते हैं, ऊनी रेशों में सिलवट नहीं पड़ती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या कि जो रेयॉन का रेशा है, सॉरी, जो रेयॉन का रेशा गीली अवस्था में अधिक शक्तिशाली होता है कि सूखी अवस्था में अधिक शक्तिशाली होता है? गीली व सूखी इन दोनों अवस्थाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो रेयॉन का रेशा है, ये सूखी अवस्था में अधिक शक्तिशाली होता है। कैसा होता है? तो ये सूखी अवस्था में अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक। तो ये रहे आपके आज के 50 क्वेश्चन। ये हमने सारे ब्रांचेस को टच करने की कोशिश की है। हर ब्रांच से आपके क्वेश्चन लिए गए हैं, चाहे 1, 2, 4 क्वेश्चन जैसे भी हैं, आपके हर ब्रांच से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आज के लिए हम बस यही इतना रखेंगे। कल की क्लास मिस मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि कल हम एक आउटलाइन बनाएँगे कि हम सीडी कैसे पढ़ेंगे, क्या-क्या पढ़ेंगे, कितने दिन में लगभग हमारा सीडी समाप्त हो जाएगा। आपको पता है कि जब हम कोई ब्रांच, नया ब्रांच स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या-क्या है, कौन-कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो उसी हिसाब से हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमें कितना टाइम लगेगा इसे पढ़ने में। जैसे आपके, जब हमने क्या किया था, जब हमने टेक्सटाइल स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर हमने करीब-करीब 28 से 30 टॉपिक के बारे में चर्चा किया था, और हमने टेक्सटाइल कितने दिन में समाप्त किया? तो 35 से 36, नहीं, शायद 38 दिन में हमने इसको समाप्त किया है। तो उसी तरह से हम सीडी का भी बना लेंगे कि हमें क्या-क्या पढ़ना है और हमें लगभग कितने दिन लग सकते हैं। जैसा आपका टॉपिक छोटा-बड़ा होता है, उसी तरह से हमें समय भी लगता है। किसी-किसी टॉपिक को ज़्यादा दिन लेना पड़ता है, किसी-किसी को कम लेना पड़ता है। तो इसी हिसाब से हम जो है एक आउटलाइन बना लेंगे कि हमें सीडी में पढ़ना क्या-क्या है। ठीक? तो कल की क्लास मिस मत कीजिएगा। कल हम डिस्कस करेंगे सीडी के पार्ट को। तो अब हम कंटिन्यू इसी को करेंगे, अपने सीडी के पार्ट को, क्योंकि हमने होम मैनेजमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन, टेक्सटाइल और न्यूट्रिशन साइंस, ये चारों अपने पूरा समाप्त कर लिया है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए हैं। ठीक। तो कल हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सीडी का पार्ट। एक नया ब्रांच हमारा कल स्टार्ट होगा, तो कल की क्लास मिस मत कीजिएगा। ठीक। बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ-साथ कमेंट ज़रूर करें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक? अभी तक 50 में से शायद से मैंने 10 से 15 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए हैं। तो अगर आप उसके जवाब देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप में से जिसने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए। रात 9 बजे वहाँ पर क्विज़ होती है, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मज़बूत बना सकते हैं। ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।